स्टूडेंट, जो आज आपका टॉपिक है, हम सोशल डेमोग्राफी पढ़ रहे थे, सामाजिक जननांकिकी। डेमोग्राफी, जैसे मैंने तुम्हें कल भी बताया था बेटा मनीषा, कि डेमोग्राफी का मतलब जनसंख्या, हमारी कितनी जनसंख्या है। आज अब वो जो पॉइंट वाइज मैं तुम्हें टॉपिक पढ़ाती जा रही हूँ, जैसे आज मैं तुम्हें प्रजननता बता रही हूँ। प्रजननता मतलब फर्टिलिटीज को इंग्लिश में बोलते हैं। प्रजननता एक तरह से मैं अपने अभी तो मैं तुम्हें समाजशास्त्रीय भाषा में या जो हमारी लैंग्वेज बनी है उसमें प्रजननता किसे कहते हैं वो बताऊंगी। उससे पहले अपनी एक साधारण भाषा में फर्टिलिटी का मतलब होता है बच्चे पैदा करने की क्षमता। फर्टिलिटी, प्रजननता। देखिए, फीमेल जो होता है, जैसे अगर मैं प्रजननता की बात करूं, यह एक जैव वैज्ञानिक अवधारणा है। जैव वैज्ञानिक अवधारणा मतलब ये बायोलॉजिकल है। बायोलॉजिकल हम इसलिए बोल रहे हैं, देखिए, एक महिला में बच्चे पैदा करने की क्षमता, या जितने भी फीमेल तुम जीव जंतु, बर्ड्स, एनिमल्स देखते हो, फीमेल जो होता है वो प्रोडक्टिव होता है, मतलब प्रजनन दर जो होती है वो फीमेल्स में होती है, क्योंकि उनकी जो शारीरिक आकृति और आंतरिक संरचना होती है उनको फर्टिलिटी यानी प्रजननता के हिसाब से वो अनुकूल होती है। उनमें कुछ ऐसी चीजों को हम कहते हैं ना, ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि उनमें क्षमता होती है। इसलिए तो नारी को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्थान हमारे यहाँ दिया गया है। इवन बहुत सारी देवियों की पूजा, देवता की तो की जाती है, देवियों की भी पूजा की जाती है। अगर मैं थोड़ा इसको स्टार्ट करने से पहले कामाख्या देवी की अगर तुमसे बात करूं, तो कहीं ना कहीं अगर तुम कामाख्या देवी को देखो, वहां किस पार्ट की पूजा होती है तुम ये देखना। कभी कभी तुम्हें इन बातों को सोचना चाहिए। आज इसको बताने से पहले मैं क्यों तुम्हें इस क्लासरूम में बता रही हूं, रीजन है हमारी साइंस, तो साइंस हमारे धर्म ने भी उसको मान्यता दी हुई है। आज विवाह क्यों बने हैं, विवाह संस्था क्यों बनाई गई है? क्योंकि जो पैदा होने वाले बच्चे हैं उन्हें वैध संतान का दर्जा मिले, इसलिए तो विवाह संस्था बनी है। जब विवाह संस्था नहीं है थी, समाज में हम कहते थे पशुचारण की अवस्था थी, लोग इधर उधर भटकते थे। फिर जो बच्चे होते थे उनको राइट्स मतलब अधिकार नहीं मिल पाते थे, पता नहीं चल पाता था कि इनका पालन पोषण कौन करेगा। तब कहीं जाकर एक विवाह संस्था का जन्म हुआ, जिससे स्टेबिलिटी आई, स्थायीकरण आया। स्टेबिलिटी इन द सेंस, एक बच्चे को पता है उसका पिता कौन है, उसकी माता कौन है, उसकी जननी। प्रजनन, मैंने कहा है किसी शब्द को समझना हो तो पहले उसको बाइफिकेशन, संधि विच्छेद कर दो। प्रजनन कहते हैं ना हम, जननी, जननी जिसने जन्म दिया है। जननी का मतलब क्या होता है? जिसने जन्म दिया हो उसको जननी कहते हैं। जननी जन्मभूमि, जैसे हम अपनी पृथ्वी को कहते हैं जननी जन्मभूमि, कि हमारी ये जन्मभूमि है, पृथ्वी हमारी माँ है और इसने हमारे को संभाल रखा है। इसी तरीके से आज मैं तुमसे प्रजननता की बात करूंगी, फर्टिलिटी की बात करूंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे धर्म, हमारी धार्मिक आस्थाएं और कितनी भी सोसाइटी गई हैं, उस सोसाइटी में महिलाओं की प्रजननता को बड़ी पवित्र मानते हुए उसको देवी की तरह पूजा गया है। आज असंख्य देवियां, इतने उदाहरण हैं जहां देवियों के कुछ ऐसे अंगों की पूजा की जाती है कि मैं ये कहूंगी तुम जरूर जानना, क्योंकि हम जानते तो हैं फला देवी है, फला देवी है, वहां पे वैष्णो देवी है, कामाख्या देवी है, ज्वाल्पा देवी है। तुम ये देखना वहां पे देवी के किस भाग की पूजा की जाती है, किस रूप में उनको पूजा जाता है। तो कहीं ना कहीं जो स्त्रियों में प्रजननता की क्षमता जो होती है उसको पवित्र माना जाता है, इसलिए उनको इस धरती पे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। आज जो हम प्रजननता की बात कर रहे हैं, फर्टिलिटी की, ये एक जैव वैज्ञानिक अवधारणा है, बायोसाइंटिफिक इसको हम कहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो महिला के अंदर प्रजननता के गुण होते हैं, पुरुष तो बच्चे को जन्म नहीं दे सकते, महिलाएं बच्चे को जन्म दे सकती हैं, क्योंकि महिलाओं का जो शरीर है वो गर्भ धारण करने की क्षमता रखता है। ठीक है, फिर उनकी आकृति के साथ साथ उनके आंतरिक अंगों को इस प्रकार बनाया गया है कि उनके अंदर गर्भ धारण करने की अपार क्षमता है, जिसमें 9 माह तक बच्चा मां के गर्भ में रहकर पलता है और फिर वो इस संसार में जन्म लेता है। और जो हम
आज हम कहते हैं ना, हमारा हमारा समाज पीढ़ी दर पीढ़ी आगे की ओर अग्रसर है, तो कहीं ना कहीं उस पीढ़ी की जो जननी है वो हमारी माँ है, जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जो आगे इस वंश परंपरा को आगे बढ़ा रही है। तो कई बार थोड़ा मैं महिलावादी भी हूँ, महिलाओं के फेवर में बोलती हूँ, तो कहीं ना कहीं वो भाव मेरे अंदर उकर के आ जाते हैं जब महिलाओं को ये टॉपिक आता है, क्योंकि कई बार बहुत सी महिलाएं बहुत दुखी रहती हैं। तो मैं उन पुरुषों को बता दूं, आज अगर महिलाएं ना हो तो जल्द ही ये समाज समाप्त हो जाएगा। आज यदि इस पृथ्वी से महिलाओं का अस्तित्व समाप्त हो जाए तो इसका विनाश बहुत जल्दी हो जाएगा, क्योंकि समाज किससे चलता है? स्त्रियों से। इस जो वंश परंपरा को आगे बढ़ाने की बात की जाती है, कई बार जब बेटी जन्म हो जाती थी तो कहते थे अरे बेटी जन्म हो गई, अब हमारे घर को आगे कौन लेके जाएगा। तो वो लोग भूल जाते हैं वो लड़कियां ही हैं जो समाज की वंश परंपरा को आगे ले जाती हैं। तो प्रजननता एक जैव वैज्ञानिक अवधारणा है कि महिलाओं में प्रजननता मतलब गर्भ धारण करने की क्या क्षमता है, कितने बच्चे जन्म दे सकती है। और चूंकि इसका संबंध, फर्टिलिटी का संबंध सीधा सीधा होता है जनसंख्या से। किससे होता है? पॉपुलेशन से। फर्टिलिटी का सीधा संबंध होता है जनसंख्या से। अगर प्रजनन दर अधिक होगी तो बच्चे ज्यादा पैदा होंगे और जनसंख्या बढ़ेगी। ध्यान से समझना, अभी मैं फर्टिलिटी की परिभाषा भी बताऊंगी। यदि प्रजनन दर ज्यादा है, बच्चे ज्यादा जन्म लेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उस क्षेत्र की जनसंख्या बढ़ेगी। यदि प्रजनन दर कम है और बच्चे कम जन्म लेते हैं तो वहां की जनसंख्या कम रहेगी या घटेगी। इज दैट क्लियर? अब आता है प्रजननता की परिभाषा। बेंजामिन ने प्रजननता को परिभाषित करते हुए लिखा है कि प्रजननता उस दर की माप है जिससे कोई जनसंख्या अपनी संख्या में जन्म द्वारा वृद्धि करती है। जो मैंने अभी अभी बताया, प्रजननता वह की दर वह माप है कि यदि प्रजनन दर उच्च है तो जनसंख्या बढ़ेगी, है ना? ऑब्वियस ही बात है, प्रजनन दर अधिक है तो जनसंख्या बढ़ती ही बढ़ती है। और प्रजननता उस दर की माप है, उस दर मतलब कितने बच्चों ने जन्म लिया, जिससे कोई जनसंख्या अपनी संख्या में जन्म द्वारा वृद्धि करती है। जितने बच्चे जन्म लेंगे उतनी जनसंख्या ऊपर की ओर बढ़ती जाएगी। देखिए उसका भी सीधा अर्थ है, जैसे प्रजननता, बच्चों ने जन्म लिया, ठीक है, फिर वो बच्चे बड़े होंगे। मान लीजिए 4 बच्चों ने जन्म लिया, 4 बच्चे आगे बढ़ेंगे, चारों की शादी होगी, ठीक है, फिर उन चारों के बच्चे होंगे। कैसे, देखो मैं बताती हूँ सोसाइटी में कैसे एक माता पिता, उनकी 4 संतानें हैं, ठीक है, इन 4 संतानों के जब विवाह हुए, इनकी संतानें हुई 3, इनकी 4, इसकी 2, इसकी 1, इनकी भी शादियां होंगी। तो ये निरंतर वृद्धि करता जाएगा, ऐसा नहीं है घटता जाएगा। जनसंख्या ऐसे 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 करके बढ़ती जाएगी। अगर प्रजनन दर इनके एक ही बच्चा था और उसके कोई बच्चा नहीं हुआ तो जनसंख्या नीचे की ओर जाएगी, जनसंख्या घट जाएगी। तो प्रजननता उस दर की माप है जिससे कोई जनसंख्या अपनी संख्या में जन्म द्वारा वृद्धि करती है। जन्म द्वारा, जो बच्चा जन्म लेता है उसके द्वारा जनसंख्या में वृद्धि करती है। इसी प्रकार बर्कले ने बोला है, प्रजननता का मौलिक अर्थ जनसंख्या के वास्तविक स्तर, प्रजननता का मौलिक अर्थ जनसंख्या के वास्तविक स्तर एवं उस स्तर द्वारा किसी समय विशेष में जन्मित शिशु संख्या से है। बर्कले कहते हैं कि प्रजननता उसे कहते हैं, किसे कहते हैं? जनसंख्या का जो वास्तविक स्तर होता है, जनसंख्या का वास्तविक जो स्तर है, ठीक है, फिर उस स्तर पर किसी समय विशेष में, जैसे इसके 4 बच्चे थे, चारों की शादी हुई, उस समय विशेष में इनके 3 बच्चे हुए, इनके 4, इनके 2, 1, तो जन्मित शिशु संख्या से है। जितने बच्चे जन्म लेते जाएंगे प्रजननता बढ़ती जाएगी। फर्टिलिटी कहेंगे हम ऊपर की ओर है। अगर उसमें बच्चे कम जन्म लेंगे, अगर बच्चे जन्म नहीं लेंगे या कम जन्म लेंगे, हम कहते हैं प्रजननता नीचे की ओर है, यानी फर्टिलिटी कम है, प्रजननता कम है। तो प्रजननता की माप उस स्टेज से की जाती है कि जन्मित शिशु की संख्या। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कहने लगे कि टिहरी की प्रजनन दर कितनी है, तो ये देखा जाता है 1 साल में कितने बच्चों ने जन्म लिया। ध्यान से समझो, हम ये जानने लगे, जैसे हम इस समय टिहरी में हैं,
नई टिहरी में है, और हम ये जानते हैं नई टिहरी की प्रजनन दर क्या है। वैसे तो मैंने तुम्हें कल बताया था बेटा, यदि हमें जनसंख्या के आंकड़ों को आधार मानना है तो किसको मानेंगे? जनसंख्या को बताना है तो जनसंख्या का कौन सा आधार वर्ष? 2011। 21 में तो कहाँ हुई है बेटा? बताया तो था कल, भूल क्यों जाते हो? जब भी जनसंख्या का आधार वर्ष माना जाता है 2011, इसके आंकड़ों को हम सही मानेंगे, है ना, 2011 के आंकड़ों। लेकिन फिर भी मुझे देखना है कि टिहरी में कितने बच्चों ने, टिहरी की प्रजनन दर क्या है। जस्ट सिंपल एग्जांपल बता रही हूं। तो प्रजनन दर का मतलब होता है, हम ये देखें 5 वर्ष के अंदर या 10 वर्ष के अंदर टिहरी में कितने बच्चों ने जन्म लिया। फिर इससे पहले 2001 में टिहरी में कितने बच्चों ने जन्म लिया था? क्या 2011 में 2001 में कितने बच्चों ने जन्म लिया और 2011 में कितने बच्चों ने जन्म लिया? यदि 1 के मुकाबले 11 में ज्यादा बच्चों ने जन्म लिया तो हम मानेंगे प्रजनन दर, है ना, ऑब्वियस बात है, बढ़ी है, उच्च है। यदि 2001 के मुकाबले 2011 में बच्चों ने कम जन्म लिया, हम क्या कहेंगे? प्रजनन दर कम है ना। तो ये हो गया प्रजननता। अब आता है प्रजननता को निर्धारित करने वाले कारक। देखिए, मैं तुम्हें विश्व के कुछ देशों का एग्जाम्पल बताती हूं। हमारे भारत में बहुत ज्यादा जनसंख्या है, चाइना की जनसंख्या, अब तो भारत ने चाइना को पछाड़ दिया, ठीक है। भारत में बहुत जनसंख्या, जिसे कहते हैं ना जनसंख्या विस्फोट की समस्या है। जनसंख्या विस्फोट की समस्या कहते हैं बहुत ज्यादा जनसंख्या, ठीक है। अगर मैं विश्व के अन्य देशों की तुमसे बात करूं, देखो रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया। ध्यान से सुनना, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। मैं क्षेत्रफल की बात कर रही हूं। सबसे ज्यादा जो पृथ्वी पे क्षेत्रफल है ना, जिसे एरिया बोलते हैं, वो रूस के पास है। फर्स्ट नंबर पे रूस के पास है, सेकंड नंबर पे कनाडा के पास है, फिर चीन, फिर अमेरिका, फिर ब्राजील, फिर ऑस्ट्रेलिया। कहने का मतलब भारत एक कंट्री है ना, लेकिन भारत से ज्यादा क्षेत्रफल जो है किसके पास है? रूस के पास, कनाडा के पास, चीन के पास, अमेरिका के पास, ब्राजील के पास, ऑस्ट्रेलिया के पास। भारत के पास इतना क्षेत्रफल नहीं है। ध्यान से समझना मेरी बात। फॉर एग्जाम्पल, जैसे उत्तराखंड का जो जनसंख्या घनत्व है, मैंने तुम्हें लास्ट टाइम बताया था 163 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। भारत का जनसंख्या घनत्व है 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और यदि मैं दिल्ली का या चंडीगढ़ का जनसंख्या घनत्व बताऊं तो 12,000 व्यक्ति। और तुमने देखा होगा जब दिल्ली में जाओगे पैर रखने की जगह नहीं होगी, चंडीगढ़ में पैर रखने की जगह नहीं होती। वहां लोग कैसी बिल्डिंग्स में रहते हैं? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में। टिहरी में तुमने ऐसी बिल्डिंग्स देखी हैं तो 25-25 माले हो? नहीं, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या कम है और एरिया भरपूर है, तो लोग साधारण से घर बना के निवास करते हैं। मैंने तुम्हें अभी अभी बताया रूस के पास, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, रूस की जनसंख्या घट रही है। वहां के प्रशासक चिंतित हैं कि वहां देखो लोगों को बोला जाता है बच्चे पैदा करो, टाइम से शादी करो, ठीक है। कभी तुमने हमारे भारत में सुना ऐसा कि बच्चे पैदा करो या टाइम से शादी करो? ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ ऑलरेडी जनसंख्या बहुत ज्यादा है। जबकि रूस में जनसंख्या जो है वो कम है, तो वो कहती है कि वहां के लोगों को सरकार द्वारा कहा जाता है हम तुम्हें प्रोत्साहन भत्ता देंगे, हम तुम्हें सुविधाएं देंगे अगर तुम बच्चे करते हो तो। कभी कभी तो ऐसी योजनाएं तक आ जाती है बच्चों के लिए निःशुल्क चिकित्सा, निःशुल्क शिक्षा अगर बच्चे करोगे तो, है ना। तो कहने का मतलब क्योंकि वहां क्षेत्रफल ज्यादा है, रहने वाले लोग कम हैं। और अभी आगे भी बताऊंगी मैं तुम्हें कुछ एग्जाम्पल्स। कनाडा में बहुत ज्यादा जमीन है लेकिन वहां पे लोग ही नहीं हैं। तुमने सुना होगा बहुत सारे पंजाब के लोग जाकर कनाडा में बस गए हैं। इवन कुछ एरिया तो मिनी पंजाब बोलते हैं कनाडा में। ये चीजें तुम सीखो या समझो, इसलिए कह रही हूं, ये वो फैक्ट्स हैं जो हमें जानने चाहिए। छोटा पंजाब कहा जाता है। रीजन क्या है? रीजन ये है कनाडा में जो है क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है,
भूमि बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां लेबर बहुत महंगी है, काम करने वाले लोग मिलते नहीं हैं, जो खेती कर सके या अन्य व्यवसाय कर सके वो नहीं है। तो ऐसे में क्या होती है, सरकार ने वहां पे अपनी नीतियों को शिथिल कर दिया। जो पंजाब के लोग, तुमने देखा होगा, सरदार बहुत मेहनती होते हैं, बहुत पावरफुल होते हैं, वो लोग खेतों पे 15-15 घंटे 20-20 घंटे तक काम कर सकते हैं। उनकी इसी और साथ में धूप हो, सर्दी हो, गर्मी हो, वो सबको सहन कर सकते हैं। कनाडा का मौसम बहुत ठंडा होता है, कुछ कुछ एरिया में तो बर्फ कई कई फीट जमा हो जाती है। ऐसे में वो लोग जाकर कनाडा में बस गए और उनकी सरकार ने बसाया है। उनकी सरकार कहती है आइए आप अपने अच्छे से काम कर सकते हैं। जहां रूस की सरकार ने जनसंख्या को बढ़ाने के लिए बोला है, कनाडा की सरकार कहती है अच्छे कुशल कर्म कर आए और हमारा देश तरक्की करें। ऐसे ही अगर हम और देशों की बात करें, वहीं भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा है। यहाँ की सरकार कहते हैं खुशहाल बालिका भविष्य देश का। समझ जाओ, समझदार को इशारा काफी है। हम दो हमारे दो तो बहुत पहले हुआ करते थे, आज की बात नहीं कर रही हूं। पहले नारा था हम दो हमारे दो, मतलब हम पति पत्नी हैं तो 2 बच्चे सफिशिएंट हैं, ठीक है। आज कहा जाता है खुशहाल बालिका भविष्य देश का, मतलब एक ही बच्चा बहुत है, तो कुछ अपनी सहायता करो, बच्चे कम पैदा करो। इसका मतलब तो ये नारे जो होते हैं वो यही तो होता है। और जिसे हम प्लानिंग कहते हैं, परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग, तो फैमिली प्लानिंग भी इसलिए होती है। रूस की फैमिली प्लानिंग है कि तुम बच्चे शादी करो, टाइम से बच्चे पैदा करो। कनाडा की फैमिली प्लानिंग कहती है कोई बात नहीं, हमारे यहाँ देश नहीं, बाहर के देश के लोग हमारे यहाँ आ सकते हैं। हमारी भारत की फैमिली प्लानिंग कहती है भविष्य खुशहाल बालिका भविष्य देश का। तो कहने का मतलब जहां की परिस्थितियां जैसी होती हैं उसी के अनुरूप वहां की सरकार काम करती है। अगर मैं तुम्हें चाइना, जिस समय चाइना फर्स्ट पोजीशन पे था पॉपुलेशन के मामले में, जनसंख्या के मामले में, तो चाइना की सरकार ने कहा था यदि किसी के दूसरा बच्चा हो गया तो वो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, एक बच्चा वाला ही सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकता है। इवन मुझे अभी तक याद है, जिस समय मैं अपनी सिविल की तैयारी करती थी, चाइना में एक युआन प्रांत में एक बहुत बड़ा भूकंप आया था, 1.5 लाख लोग मारे गए थे। तब वहां की सरकार ने अनुमति दी थी कि जिनका बच्चा इस भूकंप में खत्म हो गया वो दूसरा बच्चा कर सकता है। यानी कैसी परिस्थितियां जनसंख्या के लिए पैदा हो जाती हैं। तो प्रजननता का अर्थ होता है बच्चों कि जो जहां की वहां परिस्थितियां होती हैं उसके अनुरूप जो जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या होती है उसको कहते हैं प्रजनन दर। जैसे एक महिला है, एक समय विशेष में, एक स्थान विशेष में जन्मे शिशुओं की संख्या को प्रजनन दर से मापा जाता है, ठीक है। अब आता है प्रजननता को निर्धारित करने वाले कारक। प्रजननता को निर्धारित करने वाले कारक, निर्धारित करने वाले कारक मतलब वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसके कारण कहीं प्रजनन दर अधिक होती है। देखो, प्रजननता एक जैसी नहीं होती, कहीं प्रजनन दर तो बहुत अधिक होगी और कहीं प्रजनन दर बहुत कम होती है। अब हम उन फैक्टर्स को जानेंगे जिसमें प्रजनन दर को निर्धारित किया जाता है। तो प्रोफेसर डोनाल्ड बोक के अनुसार प्रजनन दर को निर्धारित करने वाले कारक, सबसे पहले उन्होंने बताया वैवाहिक स्तर, मैरिज फैक्टर। वैवाहिक स्तर प्रजनन को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है मनीषा। कैसे? जब शादी होगी तभी तो बच्चे होंगे। हमारी सोसाइटी में शादी के बिना तो बच्चों की अनुमति भी नहीं है। तो वास्तव में प्रजनन दर को क्या क्या निर्धारित करता है? विवाह की आयु, साथ के साथ विवाह के साथ साथ विवाह की आयु भी। देखो, यदि एक 18, हमारे समाज में लड़की 18 वर्ष की और लड़का 21 वर्ष का हो तो उनको शादी के लिए वो शादी कर सकते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ जो विवाह की आयु है, अब तुम देख रहे हो लेट मैरिजेस होने लगी है। बहुत से लोग 30 साल में, 35 साल में, 40 साल में। ऐसे में फर्टिलिटी यानी प्रजननता की दर घटने लगती है। कुछ महिलाओं में समस्याएं आने लगती हैं जिसके कारण वो गर्भ धारण नहीं कर पाती, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। तो प्रजननता को निर्धारित करने में विवाह की आयु महत्वपूर्ण है। यदि विवाह जल्दी हो गया, 18 की उम्र में, 19 की उम्र में, 20 की उम्र में, तो उनकी प्रजनन दर अधिक होती है महिलाओं में। ध्यान से समझना, यदि विवाह की आयु कम है तो प्रजनन दर क्या होगी? बढ़ेगी, क्योंकि जल्दी विवाह हुआ है और उनमें
गर्भ धारण करने की क्षमता अपूर्व होती है महिलाओं में। लेकिन जब यदि विवाह की आयु बढ़ जाती है, लेट मैरिजेस होती है, अगर मैं तुमसे बताऊं रूस कनाडा लोग शादी नहीं करते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, लेट मैरिजेस करते हैं जिसके कारण बच्चे नहीं हो पाते। फिर वो सैरोगेसी या फिर वो कहते हैं ना गर्भ धारण करने के लिए दूसरी जो सेकेंडरी सिस्टम चढ़ते हैं उनसे इलाज करते हैं कि जैसे हमारे बच्चा हो जाए। आज बहुत सारे भारत में अस्पताल खुले हैं, किस लिए? बच्चा गर्भ ही माएँ जो है गर्भ ही धारण नहीं कर पाती, वो क्षमता नहीं रख पाती। तो विवाह की आयु, अगर विवाह की कम आयु में हुआ है तो प्रजनन दर अधिक होगी, यदि विवाह ज्यादा आयु में हुआ है प्रजनन दर घटेगी। इसी तरीके से विवाहित जो होता है प्रजनन दर होगी, अविवाहित में प्रजननता होती ही नहीं है, इसमें प्रजनन दर बढ़ेगी और अविवाहित में घटेगी। विधवा और विधुर में तो सबसे बड़ी बात, वो बच्चे को जन्म दे ही नहीं सकते क्योंकि समाज इन संबंधों को मान्यता नहीं देता है। अलगाव या पृथक्करण, कई बार डिवोर्स हो जाता है, पति पत्नी अलग रह जाते हैं, उसमें भी प्रजनन दर नहीं बढ़ती है। तो विवाह जो वैवाहिक स्थिति है उसका भी प्रजनन दर से सीधा सीधा लेना देना होता है, सीधा सीधा संपर्क होता है। नेक्स्ट आते हैं हम शैक्षणिक स्तर पे। देखिए शैक्षणिक स्तर, आज हम कहते हैं पढ़े लिखे लोगों की सोसाइटी, हम कहते हैं ना ये तो शिक्षित वर्ग है, और कहते हैं ये अशिक्षित वर्ग है। तो शैक्षणिक जो स्तर, शैक्षणिक स्तर होता है, ये भी प्रजनन दर के लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे? शिक्षित वर्ग के जो लोग होते हैं इसमें प्रजनन दर अधिक होती है या कम होती है? शिक्षित वर्ग के लोगों में। हाँ बिल्कुल मनीषा, तुमने बिल्कुल सही बताया। क्यों? पढ़े लिखे लोग सोचते हैं हमारे बच्चे यदि 2 ही होंगे तो हम उनकी पढ़ाई पे ध्यान दे पाएंगे, फिर जो हमारा पैसा होगा, ज्यादा बच्चे होने से सबकी देखरेख अच्छे से नहीं हो पाती, ठीक है। फिर वो सोचते हैं कि हमारे 2 बच्चे हो, 1 बच्चा हो, उसे अच्छे से पढ़ाएं, अच्छे से सिखाएं। तो इसलिए क्या होता है, कहीं ना कहीं शैक्षिक स्तर में प्रजनन दर निम्न होती है, प्रजनन दर निम्न, कम मतलब, है ना। और अशिक्षित में क्या होता है, प्रजनन दर अधिक होती है। वो सोचे यार बच्चे हैं, कोई बातें भगवान ने दिए हैं, इसका भी अधिकार है, ये भी अपने हिस्से की कमाई खा लेगा, कोई बात नहीं, आने दो इस बच्चे को। तो यहां क्या होता है, अशिक्षित वर्ग में प्रजनन दर क्या होती है बेटा, अधिक। शिक्षित में प्रजनन दर निम्न होती है और अशिक्षित में प्रजनन दर जो होती है अधिक होती है। इसमें निम्न, इसमें अधिक। तो शिक्षा का प्रजनन दर से सीधा सीधा संपर्क है। फिर यदि हम क्षेत्रीय विवरण देखें, ग्रामीण और नगरीय, इसमें भी प्रजननता का, क्योंकि, और ये मैं नहीं बता रही हूं, ये हमारे प्रोफेसर डोनाल्ड बोर्ग अपने अध्ययन के आधार पर बता रहे हैं। उन्हें बहुत सारे सिटीज का, बहुत सारे शहरों का अध्ययन किया, उसके आधार पर प्रजननता को निर्धारित करने वाले उन्होंने ये प्रमुख फैक्टर्स बताए। रीजन क्यों बताए, प्रमुख फैक्टर्स क्यों बताए? क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब जो फैक्टर्स हैं, ये इनका सीधा सीधा संपर्क प्रजनन दर से है और वे उनके क्षेत्र में अध्ययन किए हुए हैं। तो जहां ग्रामीण एरियाज होते हैं, लोगों में अवेयरनेस कम होती है, ठीक है, तो प्रजनन दर अधिक होती है ग्रामीण एरिया में। नगरीय क्षेत्रों में देखो, अब ये भी कारण है, आज बड़े बड़े नगर हैं, वह रहना बहुत खर्चीला है, हॉस्पिटल का इलाज बहुत खर्चीला है। मैं तुम्हें अगर अपनी एक रिलेटिव्स की बात बताऊं, तो मेरे एक रिलेटिव हैं, तो मैंने जैसे मम्मी से बात करते थे तो वो बताते थे कि हमारी बच्ची जो है बेटा वो गुड़गांव हुआ है और हॉस्पिटल वालों ने पैकेज दिया था, 5 लाख रुपए डिलीवरी में लग गए। जबकि गांव में अगर मैं बात करूं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सरकारी जो अस्पताल होते हैं, मात्र 500 से 1000 रुपए में क्या हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है। स्वस्थ होकर जच्चा और बच्चा अपने घर आ जाते हैं। मात्र 1000 से 5000 में सारा हो जाता है। वही काम बड़े बड़े शहरों में लाखों का पैकेज ले रहे हैं। अब पैकेज किस लिए, आपको डिलीवरी कैसे चाहिए, नॉर्मल की सिजेरियन, फिर वो होता है हमें तो इसी तारीख में बच्चा चाहिए, तो ठीक है ये वाला पैकेज 10 लाख का, ठीक है। तो मतलब इस तरह से पैकेज सिस्टम, मतलब अस्पतालों ने व्यवसाय बना लिया, बिजनेस बना लिया है, किसका, डिलीवरी का ही। जो गर्भवती बच्चा, जो गर्भवती स्त्री है, वो बच्चे को जो जन्म देती है, इसका ही बिजनेस बन गया है।
फिर इस पैकेज में है आपके बच्चे के लिए एक अलग स्पेशल वार्ड है, आपके लिए स्पेशल वार्ड है, इसमें आपको ये फैसिलिटी दी जाएगी, बच्चे के डाइपर्स है, उसमें सब कुछ है, 3 नर्स रहेंगी। व्हाट इज दिस? क्या है ये सब? ये सब है बाजारीकरण। तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रजनन दर जो होती है उच्च होती है, नगरीय क्षेत्रों में निम्न होती है। और रीजन मैंने फैक्ट भी बताया है। ग्रामीण लोग क्या होते हैं, संयुक्त परिवार में रहते हैं, बच्चा अच्छे से पल जाता है, पता भी नहीं चलता है 3 बच्चे हैं, 4 हैं, 5 हैं, दादी बाबा चाचा चाची ताऊ ताई कोई ना कोई देख लेता है बच्चे को। लेकिन शहरों में क्या होता है, माता पिता वर्किंग होते हैं, तो उसमें क्या होता है, माता पिता वर्किंग है, बच्चे को कौन देखेगा? तो ऐसे में उन्हें दूसरी संस्थाओं पे निर्भर रहना पड़ता है। फिर शहरों में रहना, खाना, अन्य चीजें, बच्चों को स्कूल में दाखिला करा, पता चल रहा माँ बाप के 2 लाख रुपए एडमिशन में। तो ऐसे में वो सोचते कम बच्चे हों तो हमारे कम पैसा लगे। तो यही कारण है बहुत सारे कि क्षेत्रीय विवरण का भी प्रजनन दर से सीधा सीधा संबंध है। फिर वातावरण का, हमारे वातावरण का भी प्रजनन तब है। हंटिंगटन, जो मैं शुरू में भौगोलिक कारक बताए थे, हंटिंगटन थे, बहुत सारे ऐसे थे कि उन्होंने जलवायु का प्रजननता से बहुत सीधा संपर्क बताया है। ऐसा माना जाता है गर्म जलवायु में प्रजनन दर अधिक होती है कि उसमें तुमने देखा होगा जीव जंतुओं में भी, पक्षियों में भी ब्रीडिंग टाइम, मतलब प्रजनन जो ब्रीडिंग टाइम होता है ना, वो जब होता है जब मौसम थोड़ा गर्म सा होता है, मतलब ठंडे में नहीं होता ना, जब बहुत अधिक गर्म में होता है। जब फरवरी और मार्च का, जब भारत की यहाँ बात करें, उत्तर भारत में फरवरी मार्च में ब्रीडिंग टाइम बढ़ जाता है, मतलब उनकी प्रजनन क्षमता बढ़ जाती है। तो गर्म जलवायु जो होती है इसमें प्रजननता अधिक होती है। तुम इसका एग्जाम्पल लो अफ्रीकन कंट्री से। अफ्रीका में अत्यधिक जनसंख्या है क्योंकि वहां गर्मी बहुत ज्यादा है। अगर मैं तुमसे बात करूं रूस की, कनाडा की, यहाँ की प्रजनन दर कम है क्योंकि यहाँ अत्यधिक ठंड होती है। यूरोपियन कंट्रीज में तुम पॉपुलेशन देखोगे बहुत कम है। रीजन ये है वहां पे बर्फ जमी रहती है 6 महीने। तो ठंडी जलवायु में प्रजनन दर क्या होती है, निम्न होती है, और गर्म जलवायु में प्रजनन दर उच्च होती है। इसी प्रकार जीवन स्तर, लाइफ स्टाइल, इसका भी बहुत असर पड़ता है प्रजनन दर पर। जैसे लाइफ स्टाइल हाई है, हम कहते हैं हाई सोसाइटी के लोग, उनके बच्चे भी 1-2 होते हैं। और यदि हम निम्न सोसाइटी की या खेतों की बात करेंगे तो उनके बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं। सोचते हैं अरे ये तो खेतों पे काम कर लेगा, बच्चे तो, ये बहुत सारे गांव में वास्तव में ये सोच रहती है, होने दो बच्चे, कोई बात नहीं, क्योंकि सबके सब खेतों पे देखो, मजदूरी जो होती है हमें पैसा पे करना पड़ता है, अपने घर का जो व्यक्ति होगा वो फ्री में काम करवाएंगे खेतों पे, तो उसमें ये लगता है कि कोई बात नहीं बच्चे होने दो। तो जीवन स्तर, लाइफ स्टाइल का भी बहुत फर्क पड़ता है। अगर हमारी लाइफ स्टाइल अच्छी है और हम लेविशली जीना चाहते हैं तो हम सोचते हैं हम अच्छे से जिए, और जो हमारी संतान है वो कम हो क्योंकि हम उन्हें अच्छे से रखना चाहते हैं। क्योंकि अगर मैं तुमसे MS गोरे की बात करूं, इरावती कर्वे की बात करूं, AR देसाई की बात करूं, कहीं ना कहीं इन्होंने नगरों के अध्ययन किया है और उन्होंने देखा है नगरों में निवास करने वाले लोग एक तो एकांकी परिवारों में रहना पसंद करते हैं, न्यूक्लियर फैमिली जिसे बोला जाता है, एकांकी परिवारों में रहना पसंद करते हैं। साथ ही साथ वो चाहते हैं हमारे बच्चे भी कम हो, ज्यादा जनसंख्या ना हो, कम बच्चे हो। तो इस कारण वो कम बच्चों का रीजन क्या हो सकता है, कम बच्चों का रीजन होता है अच्छी शिक्षा देंगे, अच्छी और महंगी शिक्षा, फिर इन्हें सारी सुख सुविधाएं, खाने पीने की सारी चीजें, हम अपने बच्चों को कोई कमी ना होने दे। देखो हर पेरेंट्स ये चाहता है मेरे बच्चों को कोई कमी ना हो। तो कहीं ना कहीं ये जीवन स्तर, लाइफ स्टाइल भी प्रजननता से सीधा सीधा संपर्क है। निम्न जीवन स्तर है, प्रजनन दर उच्च होगी, उच्च जीवन स्तर है तो प्रजनन दर निम्न होगी। कहीं ना कहीं हाई सोसाइटी के लोग शिक्षित होते हैं, मतलब एजुकेटेड होते हैं, वो जानते हैं। इसी प्रकार आय, सैलरी, कई बार हम सोचते हैं सैलरी ज्यादा है तो बच्चे भी ज्यादा होंगे, नहीं, कई बार जब सैलरी ज्यादा हो जाती है तो लाइफ स्टाइल उतना ही ऊंचा हो जाता है। आय यदि उच्च है तो प्रजनन दर निम्न होती है। लोग समझते हैं, और अपने वही वाली बात यहाँ पे भी आ गई, अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा, अच्छी सुविधा, अच्छा पालन पोषण दे तो उनकी आय अधिक होती है। उच्च आय वाले लोगों में निम्न प्रजनन दर पाई जाती है, जबकि निम्न आय में
उच्च प्रजनन दर पाई जाती है। इसी प्रकार रोजगार, अगर किसी के व्यक्ति के पास रोजगार है, देखो काम पे जाएगा व्यक्ति, ठीक है, सारे दिन काम काम पे, फिर बहुत सारी टेंशन्स भी होती है, मुफ्त में मिलती है टेंशन्स। ऐसा नहीं है कि आज रोजगार मिल गया तो तुम बहुत सुखी में हो गए। काम पे जाओगे तो काम पे काम भी करना पड़ेगा, बहुत सारी टेंशन्स भी होगी, तब जाके सैलरी हाथ में आती है। तो जो नौकरीशुदा व्यक्ति होता है उनकी प्रजनन दर कम पाई जाती है, और ये रिसर्च बताते हैं। और जो व्यक्ति घर पे रहता है या काम नहीं करता, वहां प्रजनन दर अधिक पाई जाती है। उनके पास कोई काम तो होता नहीं है, घर पे ही रहते हैं, मनोरंजन के साथ उन्हें कुछ दिखता नहीं है, तो उन्हें तो बस यही चीज नजर आती है। तो कहीं ना कहीं रोजगार भी व्यक्ति के प्रजननता में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो ये है बच्चों प्रजननता को निर्धारित करने वाले कारक, जो कि प्रोफेसर डोनाल्ड बोग ने बताया, और ये है प्रजननता, फर्टिलिटी। क्वेश्चन लिखो।